दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एल्गोरिथम क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी नंबर का 2 नंबर का जीसीडी फाइंड करना है, तो अब जीसीडी फाइंड करने के मोर देन वन मेथड हो सकते हैं। तो जो भी मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें से कौन सा मेथड एफिशिएंट होगा ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। या एक जनरल एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एल्गोरिथम है वो 2 लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। एक एल्गोरिथम बनाया है बाबा रणछोड़ दास जी ने और दूसरा एल्गोरिथम बनाया है यहाँ पर हमारे राधे भैया ने, ठीक है। और जो रणछोड़ दास ने एल्गोरिथम बनाया है उसे मैं कहता हूँ एल्गोरिथम 1, और यहाँ पर जो राधे भैया ने एल्गोरिथम बनाया है उसे मैं कहता हूँ एल्गोरिथम 2, ठीक है। और मुझे ये पता करना है कि ये दोनों एल्गोरिथम में से किसका एल्गोरिथम बेस्ट है, मतलब रणछोड़ दास का कि राधे का। तो कैसे करोगे आप इसको पता? तो यहाँ पर एक सिंपल सा जो लॉजिक कहता है कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट होगा, इसे अगर हमें पता करना हो तो ये कैलकुलेट करो कि दोनों एल्गोरिथम में से कौन सा एल्गोरिथम कम टाइम और कम स्पेस लेता है। मतलब मुझे ये मेजर करना होगा कि ये दोनों एल्गोरिथम में से किस एल्गोरिथम को कम टाइम लग रहा है और किस एल्गोरिथम को कम स्पेस लग रहा है। जिस एल्गोरिथम को दोस्तों कम टाइम एंड कम स्पेस लगेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जब हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी में ज़्यादातर स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होता, ज़्यादातर टाइम पे हम फोकस करते हैं। मतलब हम उन एल्गोरिथम्स को चूज करते हैं जो कम टाइम में रन हो सके। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम टाइम को कम करने जाते हैं तो हमें स्पेस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मतलब हमें अगर टाइम कम करना है तो ज़्यादा स्पेस लगेगा और अगर स्पेस कम करना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ें आप और बेहतरीन सीखेंगे आगे आगे जैसे जैसे मैं एल्गोरिथम डेवलप करना आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर हमें ये चूज़ करना हो कि कोई भी एल्गोरिथम में से कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है तो हमें 2 चीज़ें मेजर करनी होती है, टाइम एंड स्पेस। मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर सिनेरियो में हम टाइम पे फोकस करते हैं क्योंकि टाइम पहली प्रायोरिटी होती है। लेकिन कोई कोई सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है जिसमें मेमोरी का स्पेस लिमिटेड हो, तो वहाँ पर हम स्पेस पे भी फोकस करते हैं। ऐसे सिनेरियो भी हम आगे देखेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये 2 एल्गोरिथम हमारे पास है और मुझे इसका स्पेस और टाइम मेजर करना है कि ये कितना टाइम लेगा और ये कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, तो मैं कैसे मेजर करूँगा? तो एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि ये जो भी हमारे पास एल्गोरिथम है इस एल्गोरिथम को दोस्तों प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाए यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एल्गोरिथम तो एक लॉजिक है ना, उस लॉजिक को हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग सी, जावा, पाइथन, जो भी लैंग्वेज आपको आता हो उसका यूज करके इसे एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इस प्रोग्राम को मैं किसी मशीन पे लेकर जाऊंगा और उस मशीन पे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा और रन करने के बाद मैं देखूंगा कि रन होने के लिए इस प्रोग्राम ने कितना टाइम लिया, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के बाद हम देखेंगे ये कितना टाइम ले रहा है और रैम के अंदर ये कितना स्पेस ले रहा है वो मैं मेजर कर लूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि दोनों एल्गोरिथम को जब मैंने प्रोग्राम में कन्वर्ट किया तो जो हमारे पास मशीन, जिस भी मशीन पे मैं रन कर रहा हूं उस पे वो एल्गोरिथम कितना टाइम और स्पेस ले रहा है। तो जिसका एल्गोरिथम कम टाइम लेगा, अगर मैं टाइम पे फोकस कर रहा हूं तो मैं उसे चूज करूंगा। अगर मैं स्पेस पे फोकस कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कौन सा एल्गोरिथम कम स्पेस ले रहा है। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कोई ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है कि ये एल्गोरिथम तो बना लिए और मुझे मशीन पे ले जाकर उसे रन करवाना पड़ा और चेक करना पड़ा कि वो कितना टाइम और स्पेस ले रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है कि मैथमेटिकली मैं बता सकूं कि कौन सा एल्गोरिथम कितना टाइम और स्पेस लेगा? मतलब क्या हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं? क्या हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं? इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो आंसर है यस, वी कैन फाइंड। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर सपोज मेरे पास एक मशीन है i5, ठीक है, और एक मशीन है Core2Duo, और अगर मैं सेम प्रोग्राम दोनों पे रन कर रहा हूँ तो वही सेम प्रोग्राम i5 पे अलग टाइम लेगा और Core2Duo पे अलग टाइम लेगा। यानी आपको ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक ही प्रोग्राम कितना टाइम लेगा ये मशीन पे भी डिपेंड करता है। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कोई ऐसा मेथड बनाया जा सकता है जो मशीन इंडिपेंडेंट हो। तो फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं, क्या हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी जो एल्गोरिथम है वो मशीन पे कितना टाइम ले रहा है वो हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको शो करना चाहूँगा। इस कोड को देखिएगा जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर कोड का सेगमेंट दिख रहा है। बेसिकली दोस्तों ये एक फंक्शन है सम। अगर आपको बेसिक ऑफ सी आता होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये एल्गोरिथम का कोर्स देख रहे हैं तो पहले आपको एक लैंग्वेज सीख लेना चाहिए, ठीक है, अच्छे से, चाहे वो सी हो, चाहे जावा हो, चाहे वो पाइथन हो। पूरा का पूरा लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। उसमें जो बेसिक कंस्ट्रक्ट है लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, इफ, एल्स, स्विच, केसेस, ये सब आप सीख लीजिए, तब आप एल्गोरिथम को बेहतरीन समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन है सम, जिसके अंदर मैंने एक फॉर लूप लगाकर एस के अंदर आई को सम किया है, ठीक है।
तो अगर मुझे ये पता करना हो कि ये पूरा का पूरा कोड सेगमेंट कितना टाइम लेगा, तो इसे कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। आपको करना क्या है, हर एक स्टेटमेंट को देखना है और ये चेक करना है कि वो स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैं उस चीज़ को आपको दिखाता हूँ। तो ये एक मैंने टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने वो सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं जो इस प्रोग्राम में हैं। दोस्तों आप देखोगे इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर है s = 0, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है कि s = 0 कितनी बार रन होगा। दोस्तों आपको मालूम है कि जब हम सी प्रोग्राम की बात करते हैं, ये सी प्रोग्राम का एक कोड सेगमेंट है। तो सी प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट होते हैं कोड के, वो सिक्वेंशली रन होते हैं। मतलब पहले s = 0 रन होगा, फिर हम नीचे आएंगे। लेकिन जब s = 0 रन होगा ना, तो वो सिर्फ एक बार रन होगा। मतलब हम फिर से s = 0 ये असाइनमेंट नहीं करेंगे। तो s = 0 असाइनमेंट कितनी बार हो रही है, सिर्फ एक बार हो रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर काउंट लिखा है, वो चीज़ होगी कितने बार। अब फॉर लूप है यहाँ पर। अगर आपको बेसिक फॉर लूप का वर्किंग पता होगा तो दोस्तों ये जो सबसे पहला स्टेटमेंट होता है इसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर i = 1 का मतलब है 1 वैल्यू हमने i में असाइन की और असाइनमेंट सिर्फ एक बार होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है i = 1, ये कितनी बार चल रहा है, सिर्फ एक बार। अब इसके बाद का जो स्टेटमेंट है i <= n, ये कंडीशनल चेकिंग है। मतलब ये स्टेटमेंट ये बताता है कि ये पूरा फॉर लूप कितनी बार चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर i 1 से स्टार्ट हो रहा है और कब तक जाएगा, n तक। आपको यहाँ पर एक चीज नोट करनी चाहिए कि दोस्तों ये जो कंडीशन है, अगर कोई भी फॉर लूप n टाइम्स चलता है तो कंडीशन n+1 टाइम्स चेक होती है। n फॉर सक्सेस, 1 फॉर फेलियर। यानी यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ i <= n, तो ये स्टेटमेंट चेक करेगा कि i की वैल्यू क्या लेस देन और इक्वल टू n है। तो जब तक वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होगी, तब तक फॉर लूप चलेगा। यानी ये फॉर लूप के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट s = s + i ये रन होगा। और यहाँ पर दोस्तों कितनी बार रन होगा, n टाइम्स, क्योंकि i 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये नोट करना है कि फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट यानी s = s + i ये कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा। और जितनी बार फॉर लूप सक्सेसफुली रन होगा उतनी बार ही अपडेट भी होता है। यानी अपडेट वाला स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा। दोस्तों जो कंडीशनल चेकिंग होती है वो n+1 टाइम्स होती है। मैंने आपको बताया कि n फॉर सक्सेस एंड 1 फॉर फेलियर, ठीक है। तो n टाइम सक्सेसफुली चलेगा और एक बार जब अपडेट होगा और i की वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी तब ये कंडीशन फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो +1 है ये बता रहा है फेलियर वाला केस। आई होप आपको ये समझा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर लूप की बेसिक वर्किंग समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा फॉर लूप है, इसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल चेकिंग एंड अपडेट। दोस्तों इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, अपडेट उतनी बार ही होता है जितनी बार लूप सक्सेसफुली चलता है। तो यहाँ पर n टाइम्स चल रहा है इसलिए अपडेट n टाइम्स हुआ। उसके बाद ये जो अंदर स्टेटमेंट है फॉर लूप के, वो उतनी बार ही चलेगा जितनी बार फॉर लूप सक्सेसफुली चलेगा। तो फॉर लूप यहाँ पर कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है s = s + i, ये n टाइम्स लिखा हुआ चल रहा है, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बना के क्या बता दिया कि हर एक स्टेटमेंट कितनी बार रन हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ऐसे अज्यूम करूंगा कि जो भी असाइनमेंट स्टेटमेंट है, जितने भी आपको यहाँ पर असाइनमेंट स्टेटमेंट दिख रहे हैं, जैसे s = 0, ये क्या है, एक असाइनमेंट स्टेटमेंट जहां पर मैं 0 स्टोर कर रहा हूँ s के अंदर। i = 1 ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, i 1 को असाइन कर रहा हूँ i में। तो इसके लिए CPU पे कितना टाइम लगेगा ये मैं पहले से कुछ अज्यूम कर ले रहा हूँ, जैसे t1। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मैं दिखा रहा हूँ कि मान लिया कि s = 0 ये t1 टाइम ले रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 बार। तो इसलिए इसके लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, t1। वैसे ही i = जो 1 है ये भी एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है और इसके लिए जो टाइम है वो भी मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ t1, क्योंकि मैंने आपको कहा कि असाइनमेंट के लिए मैं टाइम t1 ले रहा हूँ। यहाँ पर असाइनमेंट का मतलब क्या, किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना। जैसे यहाँ पर मैं i में 1 स्टोर कर रहा हूँ, s में 0 स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों ये जो कंडीशनल चेकिंग है, इसके लिए मैं अज्यूम करता हूँ टाइम t2 लग रहा है। लेकिन ये चेकिंग कितनी बार होगी, n+1 टाइम्स चेक होगा, ठीक है। तो इसलिए टोटल टाइम कितना लगेगा, n+1 × t2। तो यहाँ पर इसके लिए टाइम लगेगा n+1 × t2। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, t2 एक बार चेकिंग के लिए, मतलब इनिशियली जब i की वैल्यू 1 होगी तो हम चेक करेंगे क्या i <= n है, n कुछ भी हो सकता है। तो एक बार चेकिंग की ना तो इसके लिए t2 टाइम लगा। ऐसे आप कितनी बार चेक कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं n+1 टाइम्स, इसलिए टोटल टाइम कितना लगेगा, n+1 × t2। ओके, अब दोस्तों इसके बाद का जो स्टेटमेंट है अपडेट वाला, वो कितनी बार चल रहा है, n टाइम चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अज्यूम करूंगा कि अपडेट के लिए सपोज t3 टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर अपडेट कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स। तो इसलिए इसके लिए टाइम कितना लगेगा, n टाइम्स t3। तो ये टोटल टाइम लेगा n t3। ओके,
अब यहाँ पर देखिएगा s इक्वल्स टू s प्लस आई है। मैंने पहले आपको बताया कि मान लिया असाइनमेंट के लिए जो टाइम लग रहा है वो हमारा t1 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एडिशन भी हो रही है ना, तो एडिशन करके असाइन करने के लिए सपोज t4 टाइम लगता है, और ये पूरी स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, n टाइम्स, इसलिए इसके लिए टाइम लगेगा n टाइम्स t4। आई थिंक ये आपको क्लियर है। देखिए यहाँ पर हम चीज़ों को ऐड करके असाइन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि एक बार ऐड करके असाइन करने के लिए t4 टाइम लग रहा है, और ये स्टेटमेंट कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स, इसलिए टोटल टाइम कितना लगेगा, n इंटू t4। अब अगर मुझे ये पता करना हो कि ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट कितने टाइम ले रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, वो सारे टाइम्स को सम कर देना है, और अगर मैं वो सारे टाइम्स को सम करूं तो मुझे फाइनली ये एक्सप्रेशन मिलेगा जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। सो यहाँ पर आपको ये नोट करना है कि जो t1, t2, t3, t4 है ये मशीन पे डिपेंड करेंगे। मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि असाइन करने के लिए मैंने अज्यूम किया t1 टाइम लग रहा है, ऐड करके असाइन करने के लिए t4 मैंने लिया, अपडेट के लिए t3 लिया, लेकिन ये टाइम ले कौन रहा है, ये टाइम मशीन ले रही है ना। तो इसलिए अगर दोस्तों आपके पास फास्ट मशीन है तो वो कम टाइम लेगी, कोई स्लो मशीन है मतलब स्लो प्रोसेसर है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मशीन डिपेंडेंट एक्सप्रेशन है, समझ रहे हैं। यहाँ पर t1, t2, t3, t4 सारे मशीन पे डिपेंड करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है कि कैसे मैंने किसी भी प्रोग्राम सेगमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लिया। उसमें करना कुछ नहीं होता, आपको जो भी प्रोग्राम आपके पास है उसमें हर एक स्टेटमेंट कितनी बार रन हो रहा है इसका काउंट का टेबल बनाइए, फिर वो स्टेटमेंट कितना टाइम लेगा ये पहले से आप कुछ अज्यूम कर लीजिए। उसे आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं अपने सीपीयू के ऊपर कि असाइनमेंट के लिए कितना टाइम लग रहा है। उसके लिए बाकायदा सॉफ्टवेयर आते हैं जो ये चेक कर सकते हैं कि हर एक स्टेटमेंट कितना टाइम ले रहा है। आई होप आपको ये क्लियर है कि मैंने आपको जो समझाया यहाँ पर कि अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम सेगमेंट का टाइम निकालना है तो कितना वो टाइम ले रहा है, तो बेसिकली मुझे हर एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम सेगमेंट पे है उसे काउंट करना है, और उसके लिए कितना टाइम लग रहा है उसके काउंट को उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर चेकिंग के लिए n+1 काउंट है, और एक चेकिंग कितना टाइम ले रहा है t2, तो n+1 चेकिंग कितना टाइम लेगा t2 इंटू n+1। ओके, लेकिन दोस्तों ये जो मैंने मेथड बताया अगर मेरा प्रोग्राम बड़ा हो जाए तो ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसे मैं एक छोटे से एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने प्रोग्राम बड़ा कर दिया और आपको वीडियो पॉज करके इसका टेबल बनाना है। जो यहाँ पर मैं एक्चुअली में टेबल दिखा रहा हूँ, इस टेबल को बस एनालाइज कीजिएगा वीडियो पॉज करके। हर एक स्टेटमेंट यहाँ पर जो लिखे गए उसको मैंने यहाँ पर एंटर किया है, और वो कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे वो मैंने लिखा है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर मैंने हर एक स्टेटमेंट का जो टाइम लगने वाला है वो लिख दिया है, और जैसे हम लोगों ने पहले किया था, और सारे टाइम को मैं सम करूं तो मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे ही प्रोग्राम सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा हो गया तो यही चीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई। अब मान लीजिए कि अगर 3-4 पेज का कोई प्रोग्राम है तो इस तरह कैलकुलेशन करना तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना। तो क्या कोई ऐसा मेथड हम बना सकते हैं कि इतना एक एक स्टेटमेंट को काउंट करके प्रोग्राम का टाइम निकालने से अच्छा क्या कोई सिंपलेस्ट मेथड हो सकता है जो मशीन इंडिपेंडेंट भी हो? क्योंकि यहाँ पर आप जो t1, t2, t3, t4 ले रहे हैं ये सारे मशीन डिपेंडेंट टर्म हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मशीन इंडिपेंडेंट अप्रोच से निकालनी है तो पहले हमें पढ़ना होगा असिम्प्टोटिक एनालिसिस को। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं हम कि कैसे मशीन इंडिपेंडेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जा सकती है और असिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है।